हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं घर वालों से छुप के कैसे तुम्हारे साथ निकाह कर सकती हूँ? हमजा की बात सुनकर मैं एकदम ही चौंक गई थी। वो मुझसे कोर्ट मैरिज की बात कर रहा था। मैंने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं इज्जतदार घराने से हूँ, मेरे बाप का बड़ा नाम है। तुम तो जानते हो कि हम कितने मोअज़्ज़िज़ खानदान से हैं। अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूंगी तो मेरे बाबा कितने बदनाम होंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपना मुंह फेरा तो हमजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, कैसी बातें करती हो शफा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये रास्ता निकाल रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे घर वाले कितनी पुरानी सोचों के मालिक हैं? वो कभी हमारी मोहब्बत की शादी नहीं करवाएंगे। वो खानदानी जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं जो खानदान से बाहर शादी करने को गुनाह समझते हैं, और ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। फिर हमारी हैसियत में भी तो बहुत फर्क है। तुम्हारे अब्बा का इतना बड़ा कारोबार है, तुम लोग बहुत अमीर हो, जबकि मैं एक मामूली से गांव के किसान का बेटा हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता होना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो फिर आसानी हो जाएगी। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि हमारी शादी हो गई है तो वो खुद हमें कबूल कर लेंगे। हमजा की बात सुनकर मैंने एक गहरी नजर उस पर डाली थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। छुट्टी हो गई थी, बस अब हमें घरों के लिए निकलना था, और उस वक्त हमजा ने मुझसे ये बात की। मुझे और हमजा को एक साथ पढ़ते हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। हमजा की कही हर बात सच थी, क्योंकि वाकई मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी वहां शादी सिर्फ खानदान में ही होती थी। मेरा रिश्ता या तो चचा के बेटे से या फिर ताया के बेटे से होना था। खानदान से बाहर किसी शख्स से शादी करने का ना तसव्वुर था और ना पसंद की शादी की इजाजत थी। मैंने हमजा से कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, और फिर मैं अपना बैग उठाकर वापसी के लिए निकलने लगी तो हमजा ने मुझे पीछे से आवाज दी। कहने लगा, फिर हमारी मोहब्बत को भी भूल जाओ। अगर हिम्मत ना हो तो फिर मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत को पाने के लिए आग के दरिया को पार करना पड़ता है। तुम अपने घर की दहलीज नहीं फलांगोगी तो फिर सारी जिंदगी खानदानी जंजीरों में जकड़ी रहना। अपने किसी चचा ताया के बेटे से शादी कर लेना और दोबारा मोहब्बत के बारे में ना सोचना। ये कहते हमजा ने अपना रुख बदला था और मेरे दिल पर एक घून सा लगा था। मेरे दिल में हमजा के लिए इतनी मोहब्बत थी कि उसके सिवा किसी और का तसव्वुर करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने नम आंखों से हमजा को देखा और बिना कुछ कहे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी का पॉइंट मेरे घर तक जाता था, इसलिए मैं उसी पॉइंट में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचों में गुम हो गई। जब मैं और हमजा पहली बार मिले थे तब मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी और वो मेरी जिंदगी में इतनी अहम जगह हासिल कर लेगा। वो नोट्स बनाने के लिए मेरे पास आया था। उस दिन के बाद से लेकर अब तक हम दोनों एक साथ थे। कई बार मैंने अपने घर में हमजा के हवाले से बात करना चाही थी, लेकिन जब जब मैं बाबा जान के सामने बैठती तो उनके आगे मेरी हिम्मत ना पड़ती। वो रीत रिवाजों को मानने वाले थे। उनके लिए खानदान, बरादरी और उनकी इज्जत सब कुछ था। अगर ऐसे में मैं उन्हें किसी लड़के के हवाले से कुछ बताती तो शायद वो मेरी पढ़ाई ही खत्म करवा देते, और यही खौफ हर वक्त मुझ पे मुसल्लत था, जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपने घर में हमजा का जिक्र नहीं किया था। हमजा गांव में रहता था, उसके घर वाले भी गांव में ही थे। वो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया था, हॉस्टल में रहता था। वो किसी भी तौर हमारे हम पल्ला नहीं था। मेरे बाबा ना सिर्फ एक कारोबारी आदमी थे बल्कि उनके बड़े ताल्लुकात थे। पैसे की, दौलत की कोई कमी नहीं थी। हमारे पास गाड़ियां भी थीं और ड्राइवर भी। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का पॉइंट इस्तेमाल करती थी क्योंकि मुझे अपनी दोस्तों के साथ वापस आना होता था। मगर आज पॉइंट में बैठकर मैं दोस्तों से बात करने के बजाय खिड़की से बाहर देख रही थी। मेरी दोस्त नताशा ने मुझे सोचों में गर्क देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, हमजा से कोई झगड़ा हुआ है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने उसे सारी बात बता दी। कुछ देर तक वो मेरी तरफ देखती रही। कहने लगी, अगर हमजा को भूल सकती हो तो भूल जाओ, नहीं तो दूसरी सूरत में उसकी बात मान लो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जैसी सोच रखते हैं तुम दोनों की शादी मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे लिए बहुत अमीर कबीर लड़का देखेंगे, और वो भी खानदान से। मैंने नम आंखों से नताशा को देखा, फिर उसके कांधे पर सर रखकर आंसू बहाने लगी।
नताशा ने मेरे आंसू पोंछे। कहने लगी, बेवकूफ लड़की, मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, ये बुज़दिलों का शेवा नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत करती हो तो फिर उसे हासिल करने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा ना। वो मुझे समझा रही थी कि मैं अपने घर में एक दफा बात करके देखूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने आवाज उठाती, अपने हक के लिए कोई बात करती। मैं बस इन्हीं सोचों और कश्मकश का शिकार थी। और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। उन 2 दिनों में यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी। हमजा ने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया था, ना खुद से मुझे फोन किया था। मैं उसकी याद में तड़प रही थी, तिलमिला रही थी, लेकिन उसे शायद अब मुझसे बात नहीं करनी थी। शायद वो कच्चे राब्ते नहीं रखना चाहता था। वो मुस्तकिल बुनियादों पर मुझे अपनाने का ख्वाहिशमंद था। दूसरे दिन इतवार का था। शाम के वक्त मेरे ताया जान घर आए, साथ में मिठाई का डब्बा भी लाए, क्योंकि वो अपने बेटे शामिर का रिश्ता मांगने के लिए आए थे। शामिर का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन हमजा की जगह उसे देना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरे बाबा ने मुझसे पूछे बगैर ना सिर्फ रिश्ते के लिए हामी भरी, बल्कि मेरा मुंह भी मीठा करवाया। और मुझे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई। शादी 3 साल बाद थी, क्योंकि शामिर परदेस गया हुआ था। उसकी डिग्री पूरी होनी थी, उसके बाद उसे वापस लौटना था, और फिर मेरी रुखसती होनी थी। इन 3 सालों में मुझे अपने और हमजा के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने रोते हुए हमजा को अपने रिश्ते का बताया, मगर वो खामोश रहा। कहने लगा, तुम अपने माँ बाप से मेरे हवाले से बात नहीं कर सकती, तो फिर उनकी पसंद से शादी कर लो और भूल जाओ मुझे। वो अपनी किताबें उठा के जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमजा, यह आसान तो नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कहने लगा, फिर इन कच्चे झूठे राब्तों की क्या जरूरत है? मैं मोहब्बत में जायज रिश्तों का हामी हूं। वो बार बार निकाह के लिए इसरार कर रहा था, और फिर मैंने थक हार कर उसकी बात मान ली। मैंने सोचा था कि निकाह हो जाएगा तो सही वक्त आने पर अपने घर वालों को बता दूंगी। मेरे माँ बाप राजी ना भी हुए तो वो मुझे हमजा के साथ रुखसत जरूर कर देते, फिर भले मेरा चेहरा ना देखते। मैंने इस बात के लिए खुद को राजी कर लिया था और हमजा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। ये कदम मुश्किल जरूर था, लेकिन मोहब्बत में इंसान को सही और गलत समझ में नहीं आता। मैं भूल गई थी कि मेरे माँ बाप जिंदा है, वो इज्जतदार लोग हैं। मेरे किसी भी कदम से उनकी इज्जत को ठेस पहुंच सकती है। मेरी और भी छोटी बहनें हैं, मेरी एक गलती से उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। मुझे अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ हमजा की मोहब्बत। उसने ना सिर्फ मुझसे निकाह किया था, बल्कि उसके बाद वो मुझे अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में ले गया। वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा। मोहब्बत मुकम्मल हुई थी, निकाह के साथ हमारा रिश्ता जायज हुआ था और हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ गए थे। उस दिन हम यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। सुबह हम कोर्ट गए थे और फिर उसके बाद अपार्टमेंट, और फिर उसके बाद हमजा ने खुद मुझे मेरे घर छोड़ दिया था। शाम में जब मैं घर लौटी तो मैं शफा असद नहीं बल्कि शफा हमजा बन चुकी थी। लेकिन ये बात अभी कुछ दिनों तक मुझे राज ही रखनी थी। मुझे सही वक्त का इंतजार करना था और फिर मैं ये खबर सबको बता देती। आज नहीं तो कल ये सच्चाई वैसे भी खुलनी ही थी। तब तक मैंने और हमजा ने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन जज्बात आड़े आने लगे। हम छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। हम दोनों जवान थे, शादीशुदा थे, कब तक एक दूसरे से दूर रह पाते। हमजा मुझे अक्सर अपने दोस्त के अपार्टमेंट में ले जाता, वहीं हम दोनों कुछ घंटे एक साथ गुजार लेते। लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उन कुछ घंटों की मोहब्बत का क्या नतीजा निकलेगा। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जी मतला रहा था, चक्कर आ रहे थे। मेरी हालत देखकर मेरी अम्मा मुझे हॉस्पिटल ले गई। वहां जाकर जो खबर सुनने को मिली वो सुनकर ना सिर्फ मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, बल्कि मेरी माँ बेयकीनी के आलम में मुझे देखने लगी। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं हामला हूं, और मेरी माँ मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मैं शर्म से नजरें चुरा गई। डॉक्टर के आगे तो माँ ने कुछ ना कहा,
लेकिन जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो मेरी माँ ने मेरे बाजू को कस के पकड़ लिया। कहने लगी, शफा ये सब क्या है? क्या गुल खिला के आई हूँ यूनिवर्सिटी में? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। माँ के गुस्से ने मेरी जान निकाल दी। मैंने लड़खड़ाते लफ्जों में कहा, माँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने हमजा के साथ निकाह किया है। मैं हमजा से मोहब्बत करती थी और जानती थी कि आप लोग कभी खानदान से बाहर मेरी शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ सच बता दिया। मेरी माँ गुस्से के आलम में मुझे देखते हुए बुरा भला कह रही थी। कहने लगी, खानदान की इज्जत का तो भरम रखती, बाप की सालों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह तूने सरे बाजार लुटा दिया। ना जाने लड़का कौन है, कैसा है, तुम्हारे काबिल भी है या नहीं, ऐसे कैसे तुमने बगैर बताए निकाह कर लिया? निकाह कोई मामूली बात तो नहीं, और अब हामला भी हो गई। बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी? दुनिया वालों को क्या समझाऊंगी? अम्मा मुझे लेकर घर लौटी तो अब्बा लाउंज में ही बैठे थे। पूछने लगे, तुम दोनों कहाँ गए थे? मुझे लगा अब मेरी शामत आ गई, लेकिन अम्मा ने झूठ कह दिया। कहने लगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। कुछ दवाइयां दी हैं, 2-4 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अम्मा ने मुकम्मल तौर पर अब्बा से झूठ बोला था और मैं समझ नहीं पाई थी कि अम्मा ने ऐसा क्यों किया। फिर अम्मा मुझे मेरे कमरे में ले गई। कहने लगी, बेटी मेरे सामने उस लड़के को फोन मिलाओ, मुझसे बात करवाओ, मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। पहले मैं देखूंगी कि वो कैसा है, तुम्हारे काबिल है या नहीं, फिर तुम्हारी रुखसती की बात तुम्हारे अब्बा से करूंगी। लेकिन अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो फिर हम इस बच्चे को जाया करवा देंगे। तुम्हारे बाप को कोई बात बताने से पहले मैं पूरी तसल्ली करना चाहती हूँ। मेरी अम्मा हालात से समझौता करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था। मैंने झट से हमजा का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद जा रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फोन बंद जाने लगा। तो मैंने अम्मा से कहा कि शायद नेटवर्क का मसला है। अक्सर हॉस्टल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाया करता था। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो उससे बात करूंगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, लेकिन ये मामला जल्दी हल करो। तुम्हारे बाप को भनक भी पड़ी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। अम्मा को अपनी फिक्र भी सता रही थी। फिर 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी खुली और मैं यूनिवर्सिटी गई तो हमजा वहां नहीं था। मैंने हमजा के एक दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगे कि हमजा तो जुमे की रात को बहुत तेजी से हॉस्टल छोड़कर निकल गया था। किसी के पूछने पर उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, बहुत जल्दी में था, किसी से कोई बात भी नहीं हुई और उसके बाद से उसका फोन भी बंद जा रहा है। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, वो कहाँ जा सकता है? उसके दोस्त कहने लगे, अपने गांव गया होगा, और कहाँ जाएगा। मैंने उसके दोस्तों से मिन्नत की कि मुझे उसके गांव का एड्रेस चाहिए और उसके बाद सारा वक्त मैंने बेचैनी के आलम में काटा। अगले दिन उसके दोस्तों ने मुझे यूनिवर्सिटी में ही उसका एड्रेस लाके दे दिया और जब मैंने उस एड्रेस पे मालूमात निकलवाई तो पता चला कि ये उनका बहुत पुराना एड्रेस था। उसके घर वाले बहुत अरसा पहले गांव छोड़ के जा चुके हैं। शायद उन्होंने गांव बदल दिया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि इतने अरसे में मैंने ना हमजा से उसका एड्रेस पूछा था, ना उसके किसी घर वालों का फोन नंबर मेरे पास था। मैं सिवाय हमजा के और किसी को नहीं जानती थी और ना हमजा के नंबर के अलावा मेरे पास उसकी कोई मालूमात थी। वो निकाहनामा भी उसके पास था जो हमने कोर्ट में किया था। मेरे पास तो उस निकाह का कोई सबूत भी नहीं था। उस दिन मैं थकी हारी घर लौटी तो अम्मा के पैरों पे सर रख के रोने लगी। अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा ने सर पकड़ लिया। कहने लगी, वो लड़का तुम्हें धोखा देके चला गया, क्या तुम्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही? मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, नहीं, अगर उसने मुझे धोखा देके जाना होता तो वो ये सब कुछ बहुत पहले भी कर सकता था। वो बिना निकाह के भी मुझे हासिल कर सकता था। उसने कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। और फिर वो अचानक कहाँ चला गया, वो भी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के। यकीनन कोई बात हुई होगी, मैं उसका इंतजार करूंगी। मेरी अम्मा कहने लगी, फिर इस बच्चे का क्या करेगी? मैंने अम्मा से कहा, ये मेरा बच्चा है, मेरी और हमजा की मोहब्बत की निशानी है, ये कोई नाजायज औलाद नहीं है।
اس لیے میں اسے ضائع نہیں کرواؤں گی۔ میں اپنی ضد پہ اڑ گئی، جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں 1 مہینہ اور انتظار کر سکتی ہوں، اگر تمہارا حمزہ لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہماری عزت کی ہے۔ میں دن رات حمزہ کا انتظار کرنے لگی، ہر وقت سولی پر تنگی رہتی، بار بار اس کے نمبر پہ فون ملاتی، اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ پھر جب مہینہ گزر گیا تو میری ماں نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کو ڈر تھا کہ کہیں اگر میرا پیٹ بڑھ گیا تو یہ بات زیادہ دن نہیں چھپے گی۔ شروع کے دنوں میں حمل آسانی سے ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے میری ماں نے گائناکالوجسٹ کو پیسے دے کے بڑی خاموشی سے میرا بچہ ضائع کروایا تھا۔ اس رات میں خون کے آنسو روتی رہی، حمزہ کو کوستی رہی، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کی محبت پر شک سا ہونے لگا تھا، میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے کہیں جانا تھا، کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بتا کے جاتا، مجھے اپنا کوئی فون نمبر دے دیتا، اپنا پتہ بتا دیتا، یوں میرے ساتھ دھوکے بازی تو نہ کرتا۔ میرا دل پوری طرح رشتوں سے، محبتوں سے اچاٹ ہو گیا، اور پھر مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب تایا جان ہمارے گھر آئے۔ کہنے لگے شامیر کچھ دن کی چھٹیوں پہ واپس آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں ان چھٹیوں میں دونوں بچوں کی شادی ہو جائے۔ میں بیمار رہنے لگا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جو ہر بات سے بے خبر تھے، انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، اور پھر 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ طے کرتی گئی۔ 5 دن بعد شامیر لوٹنے والا تھا، اس کے آنے کے 10 دن بعد ہماری شادی ہونی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہا اماں یہ ممکن نہیں ہے، میں حمزہ کی بیوی ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں، خدا کے واسطے کچھ کریں۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا، کہا کہ کیا کروں، کیا بتاؤں تمہارے بابا کو اور تمہارے تایا ابا کو کہ تم نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی ہے جو اب کہیں نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے شادی بھی کی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچا لیا۔ اگر کوئی شوہر ہوتا تو ابھی تک خود تمہارے پاس آ جاتا، کم سے کم رابطہ تو کرتا، وہ نکاح نامہ دکھا دو جو تمہارے شادی کی گواہی دیتے۔ میری ماں کا مجھ پہ سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ میری نکاح والی بات پہ بھی شک کر رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ تھی، نہ میرے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی ثبوت تھا، کیونکہ ہم نے گواہ بھی کورٹ کے باہر سے ہی خریدے تھے۔ نکاح نامہ بھی میرے شوہر کے پاس تھا، اور وہ حمزہ اپنے ساتھ ہی کہیں لے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، اپنی محبت کا یقین اپنی ماں کو دلا رہی تھی، لیکن ان کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگی جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی نکاح ہوا ہے، اسی لیے خاموشی سے شامیر کے ساتھ شادی کر لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اماں سے کہا یہ کیسے ممکن ہے، حمزہ کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میری ماں کہنے لگی تو پھر جاؤ، اپنے باپ کو جا کے بتاؤ کہ تم نے کیا گل کھلایا، لیکن یاد رکھنا تمہارے بابا جان سب سے پہلے مجھے طلاق دے کے اس گھر سے نکالیں گے۔ تم کیا اپنے باپ کی فطرت سے واقف نہیں ہو؟ تم لوگوں کی تربیت میں ذرا سی کوتاہی انہیں برداشت نہیں۔ شروع سے لے کر آج تک میں نے تم لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ تم لوگوں کی ہر معمولی غلطی پر تمہارے بابا جان نے مجھے سزا دی ہے۔ اب اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ سب سے پہلے مجھ پہ غصہ نکالیں گے، مجھے طلاق دیں گے، خاندان میں بدنامی تو طے ہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے جو کرنا ہے کرو اور مجھے بخش دو۔ میری ماں زاروں قطار رونے لگی۔ میں اس بات سے واقف تھی کہ بابا جان میرے کیے کی سزا پہلے میری ماں کو دیں گے، کیونکہ وہ تو مجھے یونیورسٹی بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میری ماں نے میری خواہش کی وجہ سے مجھے زور زبردستی پہ داخلہ دلوایا تھا۔ بابا جان کو یہی لگتا تھا کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ہماری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی تربیت میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ ہماری ماں نے ہماری تربیت میں دن رات ایک کیا تھا۔ یہ تو باہر کی ہوائیں تھی جنہوں نے ہمیں آوارہ کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔
15 दिन के अंदर अंदर मेरी और शामिर की शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। मैं दुल्हन बनी और मेरा निकाह पर निकाह हुआ, ये जानते हुए भी कि ये गुनाह है, गलत है। निकाह पे निकाह मुमकिन नहीं है। मैंने खामोशी से 3 बार कबूल है कह के खुद को शामिर के सुपुर्द कर दिया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं किसी तरह अपने और शामिर के ताल्लुक को कायम नहीं होने दूंगी, किसी तरह शामिर से बात करूंगी। वो परदेश से आया था, पढ़ा लिखा था, शायद वो मेरी बात समझ जाता। यही सोचकर मैं रुखसत हो गई। जब शामिर के घर पहुंची तो वहां खूब जश्न मनाया गया। मुझे शामिर के कमरे में बिठा दिया गया। शब उरूसी के लिए कमरे को पूरी तरह सजाया गया था। मैं बेड पर बैठी थी जब शामिर कमरे में आया। उसने आते ही मुझे तोहफा दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। कहने लगा, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था। ये मेरी मोहब्बत है जो आज तुम मेरी दुल्हन बनके यहाँ बैठी हो। शामिर ने आगे बढ़कर मेरे हाथों को चूमा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से पीछे हटी, घबरा के खुद को शामिर से दूर करने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे शामिर ने मुझे अपने करीब किया। कहने लगा, मैं आज मजीद दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ही बाबा से कहा था कि जल्दी शादी करवा दे। मैं कुछ दिन तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा, फिर अपने साथ ले जाऊंगा। वो मुझसे हम बिस्तरी का ख्वाहिशमंद था। वो मेरा शौहर था, मुझ पे शरई हक रखता था, इसलिए उसकी ख्वाहिश गलत तो ना थी। लेकिन मेरा दिल ये जानता था कि अगर मैंने शामिर के साथ कोई ताल्लुक बनाया तो ये गुनाह होगा, ये जिना होगा, क्योंकि मेरा पहला निकाह हमजा के साथ हो चुका था। मैं फूट फूट के रोने लगी और मैंने बड़ी मुश्किल से शामिर को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बात सुनते ही वो मुझे धक्का दे के पीछे हटा और खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम ये हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने क्यों अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया? क्यों मेरा और मेरे घर वालों का भी तमाशा बना दिया? मैं सबको क्या कहूंगा कि मैंने जिससे शादी की है वो पहले से शादीशुदा है, और अगर तुम्हारा शौहर आ गया तो क्या होगा? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं रोने लगी। मैंने शामिर से माफी मांगी, मजबूरियों की हर दास्तान उसे सुना डाली। वो खामोशी से काउच पे जाके लेट गया। कहने लगा, सुकून से सो जाओ, सुबह देखूंगा क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद वो अपने अंदर ही अंदर खुद से जंग लड़ रहा था। शामिर सिर्फ 25 दिनों के लिए आया था। बाकी के दिन उसने खामोशी से गुजार दिए। हमजा के बारे में उसने मालूमात निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब तक हमजा ना मिलता उसने खामोशी से मुझे अपने ही घर में रहने का हुक्म दे दिया। मैं भी बस जिंदगी गुजार रही थी। मेरे और शामिर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। 25 दिन पूरे हुए तो वो ये कह के चला गया कि तुम इज्जत से इस घर में रह सकती हो जब तक तुम्हारा शौहर ना लौटा। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। 6 महीने गुजर गए। कभी कभी शामिर फोन करता तो मेरी खैर खैरियत पूछ लेता। उसने मेरी इज्जत का भरम रखा था। घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरे ताया ताई बहुत अच्छे थे। सब ने मुझे बहुत मोहब्बत से रखा हुआ था। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर 6 महीने बाद शामिर लौट कर आया और मेरी ताई ने पोता पोती देखने की ख्वाहिश रख दी, क्योंकि शामिर उनका इकलौता बेटा था। उनकी बात सुन के वो बिल्कुल खामोश रहा। लेकिन जब ताई बार बार यही जिक्र करने लगी तो शामिर मुझसे कहने लगा कि ये मामला मजीद इस तरह नहीं चल सकता। मेरे घर वाले अब अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने लगे हैं। मैं अपनी और तुम्हारी वजह से अपनी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं खुद तुम्हें सबके सामने तलाक देके तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूंगा, फिर तुम सारी जिंदगी अपने पहले शौहर का इंतजार करती रहना। ये कहते हुए शामिर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मोहब्बत मेरा दिल पसीज रही थी। मैं उसके कदमों में बैठ गई, उससे माफी मांगने लगी। मैं अब उसका साथ चाहती थी। मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई थी। जब से उसका नाम मेरे साथ जुड़ा था मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला था, और अब मैं इस बदलाव की आदी हो गई थी। और फिर सबसे बढ़कर शामिर की मोहब्बत और उसका मेरे लिए रवैया, मेरी इज्जत की खातिर उसका खामोश रहना मुझे उसके करीब कर गया था। मैंने शामिर से इल्तिजा की थी कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। मैं इस झूठी शादी की झूठी तलाक नहीं चाहती। हमारी शादी को 8 महीने पूरे हुए और फिर एक दिन कोई घर के दरवाजे पर आया।
इत्तेफाक से मैं गार्डन में ही थी और घर में कोई भी नहीं था, इसलिए जब चौकीदार ने आके इत्तला दी कि कोई मुझसे मिलने आया है तो मैं खुद ही दरवाजे पर चली गई और सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। वो हमजा था। मुझे देखते ही रोने लगा, कहने लगा, ये तुमने क्या किया? तुमने कैसे शादी कर ली? तुम मेरी बीवी थी ना। मैंने जल्दी से उसे खामोश रहने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैं और वो गार्डन में बैठे थे। उसने बताया कि उसके गांव से खबर आई थी कि अचानक ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वो गांव गया और फिर वहां पे पैर दर पे मुश्किलात का शिकार हो गया। वालिद के बाद उसकी वालिदा भी इस महीने इस दुनिया से चली गई। बहनों की जिम्मेदारियां सर पर आईं। गांव के वडेरे के साथ कुछ मामलात चल रहे थे। वो उनमें ऐसा उलझा कि वो दोबारा मुझसे राब्ता ना कर सका। उसके गांव में सिग्नल्स वगैरह का भी बहुत मसला था, लेकिन जैसे ही सारे मामलात हल हुए तो वो मेरी खातिर शहर लौट आया। उसे नहीं मालूम था कि मेरी जो शादी 3 साल बाद होनी थी वो 6 महीने के अंदर ही हो गई थी। मैंने हमजा के आगे हाथ जोड़े, कहा कि अब मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं मजीद तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब मेरी बदनामी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि शामीर की भी है। इतने में शामीर भी घर आ गया। हमजा को देखकर उसकी आंखें सुर्ख अंगार होने लगी, लेकिन मेरी खातिर उसने अपने जज्बात पे काबू पाया। फिर मुझसे पूछने लगा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने हमजा के आगे शामीर का हाथ थामा और कहा कि मैं शामीर के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमजा ने बिना कुछ कहे मुझे तलाक दे दी। उसकी आंखों में मैं वाज़ेह करब देख सकती थी, लेकिन किस्मत में यही लिखा था। वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। शामीर ने मुझे इद्दत गुजारने का मौका दिया था। फिर मेरी इद्दत खत्म होने के बाद उसने खामोशी से मुझसे शादी कर ली थी। किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी। आज मैं हमजा की नहीं, शामीर की बीवी हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने जल्दबाजी में हमजा से कोर्ट मैरिज क्यों की। चोरी छुपे शादी करना या निकाह करना कोई मामूली बात तो नहीं है। खुदा ने मेरी इज्जत का भरम रखा कि मेरे इस गलत कदम के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं हो सका। मेरे माँ बाप की इज्जत रह गई और मुझे शामीर जैसा साथी मिल गया। लेकिन हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती। अगर शामीर मुझे ना अपनाता या ताया के सामने मेरी सच्चाई को अयां कर देता तो शायद जिंदगी मेरे लिए अजाब बन जाती। मेरी शादी के पूरे 8 महीने बाद हमजा लौट के आया था। ये 8 महीने मैं किस तरह गुजारती, ये हर लड़की अच्छी तरह अंदाजा कर सकती है। इसलिए मैं सब बहनों से यही कहूंगी कि अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर चोरी छुपे कोई फैसला ना करें। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगी। वैसे भी इंसान को वही मिलता है जो उसके हक में बेहतरीन होता है। शामीर मेरे हक में एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुआ है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।